पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाली टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम 8 बजे रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। पिंडी स्टेडियम का विकेट किस तरह से परफॉर्म करता है और पिंडी के अंदर किस तरह का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और पिच की रिपोर्ट क्या आ रही है और उसके साथ ही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इस चीज को देखिए कि रावलपिंडी के पिच की रिपोर्ट कैसी है। रावलपिंडी के पिच की अगर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो कुछ अजीब ही नजर आती हैं, क्योंकि ये विकेट वैसे तो हाई स्कोरिंग विकेट माना जाता है, ज्यादातर यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे होते हैं, लेकिन वो लीग्स के मैचेस होते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल मैचेस की तो इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 130 का एवरेज है इस ग्राउंड के अंदर। 130 के एवरेज के साथ पहली इनिंग के अंदर रन्स बनते हैं। अगर उसके बाद बात करें इन रन्स के चेज होने की तो 100% मैचेस के अंदर ये रन्स चेज हुए हैं। अभी तक रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर 8 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों के अंदर रन्स चेज हो चुके हैं और 2 मुकाबले बारिश की नजर हुए थे, यानी कि मैच को दरमियान में रोक दिया गया था, मैच बेनतीजा रहे थे। लेकिन 8 में से 6 मुकाबलों के अंदर रन्स का चेज हो जाना इस चीज को साफ तौर पर जाहिर करता है कि इस ग्राउंड के अंदर पहले बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए खतरनाक रह सकता है। और सलमान अली आगा चूंकि हमेशा उल्टा फैसला करते हुए नजर आते हैं, तो अगर आज के दिन उन्होंने उल्टा फैसला किया तो फिर रन जितने भी कर लें आपके गले पड़ने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हमने इस चीज को देखा हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 200 प्लस रन बनते थे रावलपिंडी के विकेट के ऊपर और बाद में वो रन भी चेस हो जाते थे। इवन के 230 मेरे ख्याल से एक दफा चेंज हो गए थे, 240 एक दफा चेंज कर लिए थे, मुल्तान सुल्तान ने चेंज किया था, तो उन्होंने हाई स्कोरिंग मैच जो था उसको भी चेंज कर लिया था और बड़े हदफ को उन्होंने हासिल किया था। तो यहां पर यही फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना है, अपनी टीम को उनको समझाना है कि कुछ भी करके पहले बैटिंग नहीं लेनी है। अगर तो साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीत गई तो फिर तो वो यही करेंगे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग देंगे और खुद बॉलिंग करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है तो उनको कुछ भी करके पहले बॉलिंग करनी है, बैटिंग करने का फैसला नहीं करना। क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच भी हुआ तो बाद में रन चेज हो गए तो फिर ये रोना ना रोते रहिएगा कि हम 10 रन पीछे थे, 20 रन पीछे थे या रन बड़े थे, अगली टीम बैटिंग अच्छी कर गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विकेट का फैक्टर है वो साफ तौर पर बता रहा है कि आपको इस विकेट के ऊपर क्या करना है। उसके बाद अगर बात करें माइक हैसन की तो माइक हैसन कल के दिन बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बातें की थी। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान सीरीज खेलने वाला है और इससे अगली आने वाली सीरीज, दोनों सीरीज पाकिस्तान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान ने अपना कॉम्बिनेशन सेट करना है कि अपनी प्लेइंग 11 के अंदर प्लेयर्स को किस किस तरह से तरतीब देना है। साल 2026 का टी20 वर्ल्ड कप उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेला जाएगा, यानी कि ये जो दो सीरीज हैं ये प्लेयर्स को फाइनलाइज कर देंगी कि कौन से प्लेयर आपको टी20 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आने वाले हैं। बाबर आजम के ऊपर उन्होंने बात की, फखर जमान के ऊपर उन्होंने बात की और स्पेशली वो इनको बात करते हुए नजर आए इन दोनों के ऊपर कि ये दोनों एक दूसरे की रिप्लेसमेंट के तौर पर खेल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि फखर जमान को हमने ड्रॉप नहीं किया, उनको हमने रेस्ट दिया, वो थोड़ा सा काम करें इनके टेक्निक के ऊपर और वो अगली सीरीज के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली वापस आने वाले हैं। तो यहां पर बाबर आजम के लिए ये एक लास्ट चांस ऐसा होगा। बाबर आजम अगर आज के मैच के अंदर परफॉर्म कर पाए तो बाबर आजम टीम के अंदर टिकेंगे, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर बाबर आजम नहीं टिकेंगे, फिर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक खुशी की बात बता दूं कि रावलपिंडी के विकेट के ऊपर बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है। बाबर आजम ने यहां पर 40 प्लस की एवरेज के साथ रन किए हैं और पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर है इसने रावलपिंडी के विकेट के ऊपर 250 स्कोर कर रखी हैं और किसी के नाम भी 250 नहीं है। बाबर आजम ने इस विकेट के ऊपर 2 इंटरनेशनल 50 स्कोर की हुई हैं और जो मैचेस बाबर आजम ने लास्ट टाइम खेले थे उसके अंदर भी इनके तगड़े रन आए थे। पाकिस्तान की सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ थी यहाँ पर, लेकिन आप जिम्बाब्वे ना सोचिएगा इनके बारे में, बल्कि बाकी टीम्स के खिलाफ भी इनका जो स्ट्राइक रेट है, इनका जो रिकॉर्ड है वो रावलपिंडी के विकेट के ऊपर अच्छा ही है। क्योंकि रावलपिंडी के विकेट के ऊपर 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम बैटिंग करते रहे हैं। वो बंदा जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, रावलपिंडी के विकेट के ऊपर उनका जो स्ट्राइक रेट है 140 प्लस का है। तो बाबर आजम के लिए खुशी की बात है, यहां पर ये खेल रहे होंगे तो उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होगा। लेकिन फखर जमान इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकती हैं, ये चीज इनको अपने माइंड के अंदर रखनी होगी क्योंकि इनके लिए लास्ट चांस ऐसा होगा। अब टेस्ट की तरह नहीं होगा कि टेस्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा ओवर होकर खेल रहे थे और ओवर कॉन्फिडेंस एक नजर आया मुझे इनके अंदर, वो नजर नहीं आना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होकर खेलें, आप कहीं ना कहीं अपनी उस फॉर्म के अंदर रहें जो कि पहले आपके साथ चल रही थी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंडीशंस के साथ वापस नहीं लाया गया। पहले ये कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि बाबर आजम को तब वापस लाया जाएगा बाबर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेंगे या अपने जो शॉट सिलेक्शन है वो बेहतर कर लेंगे, चीजों को इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे, अपना जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो ठीक कर लेंगे। बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन अभी बाबर आजम को किसी कंडीशन के बगैर वापस लाया गया है क्योंकि बाबर आजम ने कोई भी इंप्रूवमेंट करके नहीं दिखाई। डोमेस्टिक के अंदर कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनको उठाया जाता।
सिर्फ और सिर्फ बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट का मसला था, उनका स्ट्राइक रेट का तो बेड़ा गर्क था ही, साथ एवरेज भी नहीं आ रही थी। इस वजह से कहा गया कि बाबर आजम को वापस ले आए। बाबर आजम टीम के अंदर वापस आए और बाबर आजम के आते ही अब दोबारा से चर्चा शुरू हो चुकी है कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो बाबर आजम को अपने तरीके के साथ ही खेलना है, सिर्फ रन इनके बैट से आने चाहिए। स्ट्राइक रेट 130 का भी आता है तो मसला नहीं है, आपको 150 प्लस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी 150 प्लस के साथ नहीं खेल रहे हैं, उनके रन भी नहीं आ रहे थे, आपके रन आ रहे हैं तो आप बच जाएंगे। तो बाबर आजम को थोड़ा सा देखकर चलना है आज के दिन के अंदर। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, उसके अंदर मैंने बता दिया था कि कौन कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर आने वाले हैं, एक आध तब्दीली उसके अंदर हो सकती है। और अगर स्पिन विकेट बनाया गया तो ज्यादा स्पिनर्स को ट्राई किया जा सकता है। आप भी अपनी प्लेइंग 11 बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा कि कौन से 11 प्लेयर ग्राउंड के अंदर उतर सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू